Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh and in this session we are going to discuss कि एमएचसीटी का जो एग्जाम होने वाला है जो कि टेंटेटिवली अभी 3 मई को होने वाला है। अच्छा, एमएचसीटी से रिलेटेड एक और अपडेट, दैट इज 18th Feb वाज द लास्ट डेट जब आप फॉर्म फिल कर सकते थे, बट अब उसको एक महीना और एक्सटेंड कर दिया गया है एंड नाउ दैट इज टिल 18th March। ठीक है, जब तक आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम की जो डेट दी गई है टेंटेटिवली वो अभी 3rd of May है, बट एग्जाम आ जाएगा वो एक चीज, बट इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी क्रैक एमएचसीटी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि क्लैट एलेट हमसे नहीं निकला, वो एक अलग एग्जाम था, डज नॉट मीन कि हमसे एमएचसीटी भी नहीं निकलेगा। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब इसमें क्या करें जिससे हमारे मार्क्स बढ़े, जिससे हम 130 प्लस लाए। बिकॉज एनीवन हु हैज स्टडीड अबाउट एमएचसीटी या थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की एग्जाम को, पता चला होगा दैट इट इज एक्सट्रीमली इजी। अब एक्सट्रीमली इजी की वजह से प्रॉब्लम ये होती है, कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली हमें भी नंबर ज्यादा लाने होंगे, इसलिए आप देख रहे होगे कि यहाँ पर 130 प्लस दिया है। ठीक है, और इतना लाना ही लाना है अगर हमें सिक्योर करनी है अपनी प्लेस इन जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे, मतलब दो मेजर कॉलेजेस जो है। उसके बाद भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बट ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। एंड अगर इन दोनों में मिल गया तो अगर एनएलयू नहीं भी मिला ना, वो सारे पाप धुल जाएंगे, वो सब बराबर हो जाएगा। बिकॉज बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत प्यारे कॉलेज हैं। ठीक है, बहुत नामी कॉलेजेस हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज, मतलब जो पूरा अपन करने वाले सेशन में, हम फेल क्यों होते हैं एमएचसीटी एग्जाम में पर्टिकुलरली, एंड क्या वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए सो दैट वी कैन गेट 130 प्लस इन आवर एमएचसीटी एग्जामिनेशन। व्हाई डू वी फेल, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, आप पिछले साल के एस्पिरेंट से बात करोगे या पिछले 2-3 साल के एस्पिरेंट से बात करोगे, पता चलेगा कि कुछ मेजर रीजंस है जिस वजह से लोग एमएचसीटी नहीं निकाल पाते। द वेरी फर्स्ट रीजन इज डर। डर किस बात का? रिजर्वेशन का। एंड ये थोड़ा सा है, अग्रीड ऑन दिस पार्ट, कि हाँ 85% 90% रिजर्वेशन है, सिर्फ 10% जो है वो आउटसाइड महाराष्ट्र वालों को मिलता है, बाकी सब तो पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए ही है। तो सर होगा कैसे सिलेक्शन? द थिंग इज, वो 10% सीटें तो है ना, वो 20 25 30 50 सीटें तो है ना, उसके लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब डर थोड़ा सा कम करने के लिए एक और चीज, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो सीएस एस्पिरेंट्स रहे होंगे, जिन्होंने अच्छी रैंक लाई होगी, वो ऑलरेडी क्लैट और एलिट से बाहर, मतलब की वजह से बाहर हो गए। तो डेफिनेटली एनीवन who has scored in top 500 or even top 700 in CLAT, or who has got elite, that is NLU Delhi, ठीक है, elite क्रैक करके, वो एमएचसीटी का एग्जाम नहीं देगा। तो कंपटीशन कम हुआ है। ठीक है, कंपटीशन भी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। तो यस, माना जा सकता है डर इस बात का होगा कि रिजर्वेशन क्योंकि ज्यादा है, इस वजह से चांसेस कम है। बट वो तो हर जगह होता है। इस वजह से हम एग्जाम ना दें वो बहुत बहुत वेग होगा, या इस वजह से हम पढ़े ही ना, तो वो बहुत ही वेग रीजन है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे बच्चे पूरे टाइम इसी में सोचते रहते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे जिनसे ऑफलाइन मिलना होता है, वो भी यही कहते हैं कि सर रिजर्वेशन ज्यादा है, हमारा तो होगा ही नहीं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर, कैसे क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन, रिजर्वेशन पे ज्यादा फोकस है। सीटें बहुत कम है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, इस पे ज्यादा फोकस है, जो कि नहीं होना चाहिए। आर एम शुड बी कि हम कैसे इंप्रूव करें, यहाँ पर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो मतलब पर्सनली भी अपनी ग्रोथ ज्यादा होगी और परेशान कम रहेंगे। फर्स्ट थिंग तो फियर फैक्टर। सेकंड, स्ट्रैटेजी सही ना होना। व्हेन आई से स्ट्रैटेजी सही ना होना, दैट इज कि यार एग्जाम को समझा नहीं है। तो हुआ क्या, सर क्लैट के लिए तो मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी सेशंस देखे थे, हर महीने में 3 4 5 सेशंस देखता था, मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज, मुझे पता, मैं 10 15 स्ट्रैटेजीज लिखे हुए, बट एमएचसीटी पे कभी कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो क्लैट एलिट हो गया, सीधा सिर्फ पढ़ना चालू कर दिया, ये नहीं समझा कि पूछा क्या जाता है। जैसे द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट एडवाइस व्हिच आई गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएचसीटी स्लैट वगैरह, जो अपने ओलीटीज एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज भाई सबसे पहले एक बार मॉक दो। ठीक है, एमएचसीटी का हो, स्लैट का, कोई भी ओलीटी एग्जाम का हो, उसका एक मॉक दो, सो दैट यू गेट टू नो कि आपसे पूछा क्या जाता है। जब तक हमें ये नहीं पता है कि हमसे पूछा क्या जाता है, हम पढ़ेंगे कैसे? हम रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि किसी ने हमें बोल दिया कि 4 चीजें 5 चीजें पढ़नी है, बस इतना हमने किया। एक मॉक दोगे, आइडिया लगेगा,
क्वेश्चंस क्या बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कौन से टॉपिक से बनते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजाइज करना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाके, क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। अब उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, थोड़ी सी भी गलती कर दी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फंसने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला, डर होना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं। और दूसरा, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक जगह जहां पे सारे टॉपिक्स लिख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से जाते जाएंगे। राइट, नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, कि अब करना क्या क्या है, मतलब द मस्ट डूज, जो कि अगर होगा तो देयर इज अ गुड इनफ चांस दैट यू कैन गेट इनटू जीएलसी, आईएलएस, अदर वेरी गुड कॉलेजेस, or you can get 130 plus in your MHCT examination. The very first thing, you have to practice AR daily, मतलब लगभग डेली, क्योंकि देखो डिफरेंशिएटर्स क्या है क्लैट में और एमएचसीटी में, डिफरेंशिएटर क्या है भाई, क्लैट में मैंने एआर पे ध्यान, मतलब हो सकता है कोचिंग वालों ने पढ़ाया हो, क्लासेस होती होंगी, बट मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि क्लैट में एआर आता नहीं है। एआर हेयर मींस एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आती नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, वैलिड रीजन। बट अब अगर एमएचसीटी निकालना है तो उसमें क्या क्या डिफरेंशिएटर्स हैं ये समझो। फर्स्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि अभी तक नहीं आता था, अब आ रहा है। दूसरा, स्टैटिक जीके। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है, क्लैट पोस्ट, जीके फिएस्टा, इतने सारे टॉपिक्स, 300 400 टॉपिक्स किए होंगे क्लैट के लिए। बट अब वो करंट अफेयर्स था, हमें स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई थी, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, सब कुछ पढ़ा। नाउ जो खेल है वो होने वाला है स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो बहुत जरूरी होगा कि मैं स्टैटिक जीके पढ़ूं, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। तो एआर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये दो चीजें हैं जो बहुत डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि 5 नंबर में तो पूरा एमएचसीटी मिलना, मिलने में जीएलसी मिलना से लेकर कुछ नहीं मिलना, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो समवन हु हैज स्कोर्ड 130, या समवन हु हैज स्कोर्ड 130, समवन हु हैज स्कोर्ड 125, 122, हो सकता है 130 वाले को जीएलसी मिल रहा हो, 120 वाले को कुछ ना मिले, बहुत चांसेस है इसके, और ज्यादातर बार यही होता है। तो जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो बहुत कम है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लीगल सब पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, इजी आता है, सब कुछ है। ठीक है, इंग्लिश अगेन सिमिलर टाइप का है, वहां क्लैट में अपन ने आरसी ज्यादा किए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आता था। यहां पर आपको अलग तरीके से पढ़ना है, ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने होंगे, क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होगा, एक और डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो एआर यू हैव टू डू लगभग डेली। तो जैसे होता था कि अपन क्लैट में जीके डेली ही पढ़ते थे, आखिरी के 6 7 महीने डेली 2 से 3 घंटा, वो मैंडेटरी एक्सरसाइज था। राइट, अब यहाँ पर जरूरी हो गया एआर प्रैक्टिस करना डेली। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ, जैसे मैंने अभी बताया ना कि जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करें। तो अपने लिए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ, वो कौन से 10 टॉपिक 15 टॉपिक है जो आते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसको फिर उसी तरीके से पढ़ना चालू कर दो। तो एक दिन मैंने थ्योरी समझी, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, दूसरे दिन बढ़िया सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और समझा कि क्या गड़बड़ हो रही है। एंड कोशिश करो कि 2 से 3 टॉपिक इन अ वीक हो जाए, क्योंकि यहां से देखो, टुडे इज 20th of Feb, लगभग लगभग 70 दिन मान के चलते हैं जो हमारे पास है। राइट, 70 80 दिन, 70 70 75 डेज। राइट, उसी तरीके से जाओ, है ना, कि जितने वीक्स हैं उस हिसाब से, और ऑब्वियसली वुड वांट कि हम मॉक्स भी दें, रिवाइज भी करें, सब कुछ हो। तो 2 से 3 टॉपिक्स इन अ वीक मैंडेटरी है। सेकेंड, पहले क्या होता था, जो कि एक मैंडेटरी एक्सरसाइज होती थी, कि यू वेयर रीडिंग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ते थे, और उसका प्रॉपर एनालिसिस करते थे। अब अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ रहे हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आपने सफिशिएंट द हिंदू पढ़ लिया, और द हिंदू पढ़ने का पर्पस करंट अफेयर्स नहीं था, रीडिंग स्किल्स थी, वो ऑलरेडी अभी तक आ गई होगी। ठीक है, प्लस इस एग्जाम में, एमएनसीटी एग्जाम में, रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा नहीं लगती है, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स थोड़ी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो वो पंगा नहीं फंसेगा। अब वो जो मैं 1 1.5 घंटा हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसकी जगह अब स्टैटिक जीके पढ़ना होगा। ठीक है, फॉर द एली किड्स यू हैव टू रीड योर आरसिम्स, फॉर अदर किड्स यू कैन रीड फ्रॉम लूसेंट, पियर्सन, मतलब बहुत सारी किताबें हैं उसमें, कोई एक ही चूज करना। प्लीज ये मत करना कि मैंने 2 3 किताबों से पढ़ना है, 2 3 बुक से पढ़ना है, नहीं,
क्योंकि इसमें होगा ही क्या, मोटा मोटा सब में लगभग सेम ही दिया है। ठीक है, सो वी यूज टू स्टडी बैक इन 2012 2013 2014, राइट, उस टाइम पे पढ़ते थे। अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा सब में वही है। कोई भी एक बुक उठाओ और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। डेली पढ़ना है 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि जीके ऐसी चीज है नहीं कि आखिरी के एक हफ्ते में आप रट्टा मारना चालू करोगे और रट लोगे, ऐसा नहीं होगा, भूल जाओगे। एंड दिस विल बी द डिफरेंशिएटर। जो जीके 30 मार्क्स का होता है ना, वो बहुत क्रूशल होगा। तो किसी के 20, किसी के 25, ये 5 नंबर का डिफरेंस जो होगा उसको कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज लीगल सब करने वाले, भाई जो मैंने बताया, बहुत सारे टॉपिक सेम है, बहुत सारे सब्जेक्ट सेम है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना कि हम डेली स्टैटिक जीके डेफिनेटली पढ़े। देन लीगल रीजनिंग। अच्छा, लीगल रीजनिंग में हमने अभी तक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे व्हेन इट कम्स टू क्लैट और इवन इलेट। इलेट में खैर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, वो एक अलग चीज है। बट क्लैट में मेजरली हमने पैसेज बेस्ड किया था। अब यहाँ पर जरूरी है कि आप थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों करो। ठीक है, तो क्लैट में अपन बोलते थे कि यार बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन पैसेजेस में दी होगी। यहाँ पर हो सकता है कि कई जगहों पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना पड़े, स्टैटिक लीगल नॉलेज आ जाए। ठीक है, राइट, पूछ लिया जाए, इसके चांसेस हैं। फाइन, तो थ्योरी करना है, प्लस यू डेफिनेटली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो तो ऑब्वियस है, राइट। तो जरूरी है कि अपन 100 से 120 प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हर वीक। और बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ये जो पूरी एक्टिविटी है, मतलब 100 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसका एनालिसिस भी कर लोगे, हार्डली 3 3 साढ़े 3 घंटे का काम है। पूरे वीक में इतना तो बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अपन ज्यादा ध्यान फिर एआर और करंट अफेयर्स पे दे, जीके पे दे रहे, स्टैटिक जीके पे, राइट। लीगल थोड़ा सा कम करोगे चल जाएगा, बट जरूरी है कि वो 100 120 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। इंग्लिश टॉपिक वाइज थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ोगे प्लस क्वेश्चंस भी करोगे। अगेन इंग्लिश में भी अब टॉपिक्स आएंगे, जैसा अभी आरसीज में होता था ना, अलग अलग जॉनर के आते थे, राइट। तो कोई इकोनॉमी पे आ रहा है, कोई हिस्ट्री पे आ रहा है, कोई लिटरेचर पे आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी अभी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज अगर थ्योरी पढ़ना है थोड़ा सा वो पढ़ो, प्लस क्वेश्चंस बहुत सारे लगाओ। तो इसमें भी वही कॉमन है कि यार 2 से 3 टॉपिक अगर आप वीक में कर पाओ, बढ़िया रहेगा और बहुत इजीली हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो अपना जो आप स्केड्यूल बनाओगे वो भी इसी तरीके से होगा कि कुछ चीजें जो रोज करना है, दैट इज आर्टिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, ये बहुत जरूरी है, ये रोज होना है। इसके साथ में एक दो सब्जेक्ट्स और रख सकता हूँ। दैट कुड बी कि मैंने लीगल और रख लिया, ठीक है, या मैथ्स और रख लिया, मतलब दो एक सब्जेक्ट्स और बढ़ा दिए और ऑल्टरनेट रख दिया फिर। ठीक है, तो दो मैंडेटरी है, दो चेंज होते रहेंगे। फाइन, तो इसमें भी टॉपिक वाइज जाना है। अच्छा, डू नॉट इग्नोर मैथ्स अगेन। ये है इसमें भी छोटू सा, जैसे मैथ्स क्यूटी में, मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आता था 12 नंबर का, बट बहुत क्रूशल था। यहाँ पर 10 नंबर का है, बट तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक नंबर भी मैं वेस्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं क्यूटी छोड़ दूं, गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम नेक्स्ट लेवल पहुंच ही नहीं पाओगे। फाइन, इसलिए क्यूटी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर क्यूटी खराब थी अभी तक, भैया उसको भी डेली कर लो। तो जैसे एआर कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के रोज मैथ्स करो, 1 घंटा करो भले, लेकिन करना चालू कर दो। यू कैन नॉट गेट दिस रॉन्ग दिस टाइम। ठीक है, तो मैथ्स पे बहुत ध्यान देना है, 2 से 3 टॉपिक पर वीक चलेगा। रोज पढ़ो 1 घंटा, टाइम है अभी, मैनेज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक्स तो देना ही है 3 से 4 एक महीने में, क्योंकि देखो, अच्छा इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 2 महीना हो गया क्लैट, 2 महीने से ज्यादा हो गया क्लैट खत्म हुए, बट एक भी मॉक नहीं दिया, या एक आध मॉक दिया है सर, स्टार्टिंग में दे दिया था, अभी दिया ही नहीं है। क्योंकि सर पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने के बाद देंगे, तो वही अप्रोच गलत है। कोशिश करो हर वीक मॉक दो, सो दैट तुम्हें समझ में आए कि मुझे इंप्रूव कहाँ करना है। ठीक है, तो संडे को मॉक दिया, लेट्स से उसमें भी आदत डालो कि संडे मॉक दूं, और बाकी 6 दिन मैंने उस मॉक के एनालिसिस के बेसिस पर जो जो प्रॉब्लम्स लग रही थी, जो जो वीकनेसेस लग रही थी, उस पर मैंने काम किया 6 दिन। सिंपल फंडा है, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। मंडे मॉक, अगले 6 दिन उस पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इंप्रूव हो, नेक्स्ट संडे फिर से मॉक, सिंपल। ठीक है, बट मॉक देना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कहाँ गड़बड़ जा रहे हो, क्योंकि टाइम तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनके 12th के बोर्ड्स भी होंगे, राइट, तो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
राइट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, वहां पे भी पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैनेज भी उसी हिसाब से करो, राइट। सो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।